फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय हम लोगों ने रखा है भारत में पॉपुलिज्म का अंत और नई चुनौतियां। जो कोरोना वायरस के इस युग में बहुत सारी ऐसी चीजें घटी हैं जिन पर के कायदे से ध्यान देना चाहिए, और उसमें से सबसे बड़ी चीज जो घटी है वो है जो पॉपुलिज्म 2007-8 से बहुत तेजी से इमर्ज किया था हिंदुस्तान में। और इस पॉपुलिज्म के 3 बड़े नायक उभर कर आए पॉलिटिक्स में। बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्व से पैदा हुए केजरीवाल, और थर्ड नरेंद्र मोदी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये जो पॉपुलिज्म पैदा हुआ उसके जो 3 ये जो आइकॉन पैदा हुए, इन तीनों आइकॉन में देखने में ऊपर से बहुत सारी चीजों में आपको मतलब डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि 3 अलग अलग दल हैं। लेकिन एक चीज पहली जो बुनियादी चीज है वो है पॉपुलिज्म। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, ये सीक्वेंस जो मैंने रखा है ये जानबूझ के रखा है। नरेंद्र मोदी की सबसे लास्ट में एंट्री होती है इस पॉपुलिज्म में। और जितना भी राजनीतिक विमर्श या राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये जो तीनों जो पॉपुलिज्म के जो हीरो हैं इनके बारे में और इनकी पॉलिटिक्स के बारे में और अभी की दशा के बारे में सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। कायदे से होना यह चाहिए कि ये जो दौर है इस समय बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही आराम से, और हर एक का टेस्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट चल रहा है अभी। यानी किसी भी राजनीति की जो समीक्षा है वो समीक्षा यहां से होनी चाहिए कि वह संकट की घड़ी में कैसे नॉर्मली काम करती है। और कोरोना से ज्यादा मतलब जिसके विकट परिस्थिति और संकटपूर्ण स्थिति कभी हिंदुस्तान ने फेस नहीं की। संयोग की बात है कि तीनों के तीनों आइकॉन, सबसे पहले ममता बनर्जी का इमरजेंस होता है बंगाल में, उसके बाद में दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन और उसके गर्व से अरविंद केजरीवाल का उदय होता है, और थर्ड इस आंदोलन की समाप्ति के बाद लोकसभा चुनाव के पहले एक पॉपुलर हीरो के तौर पर नरेंद्र मोदी का उदय होता है। और तीनों एक खास किस्म के पॉपुलिज्म को लेकर हमारे बीच में आते हैं। और दिलचस्प है कि ये तीनों के तीनों इस संकट की घड़ी में बुरी तरह से फेल हुए हैं। इनके जीतने के, इनके राजनीतिक ऑब्जेक्टिव के कारण कुछ भी रहे हों, मैंने स्वयं केजरीवाल की प्रशंसा की है कि केजरीवाल जीत गए, लेकिन मैंने केजरीवाल की बहुत सारी चीजों को लेकर आलोचना भी की है। संयोग की बात है कि जब ये पूरे के पूरे तीनों नायक इमर्ज कर रहे थे तो मैंने इस पर लिखा भी था, विस्तार से लिखा था, किताब भी लिखी थी। मैं इसे एक तरह से ये जो कोरोना पीरियड है, इस कोरोना पीरियड में मैं इन तीनों पॉपुलिज्म के नायकों और इनकी जो पॉलिटिक्स है
उसके समापन के अध्याय के तौर पर देख रहा हूं। आगे क्या होगा हम नहीं जानते अभी, क्योंकि वो सारी चीजें अभी अनखुली हैं। लेकिन एक चीज साफ है, तीनों एक बात कहकर आए थे, सुशासन की बात कहते हुए आए थे, और यह कहते हुए आए थे कि वे गैर पार्टीजन तरीके से काम करेंगे। और जनता को बड़े पैमाने पर आंदोलित भी किया था इन तीनों ने, और इनके साथ में जनता ने बड़े पैमाने पर शिरकत भी निभाई थी। और इस कोरोना के 65 दिन के अनुभव ने सुशासन को कुशासन में और एक असफल शासन में कन्वर्ट कर दिया। आज नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, किसी की भी यह हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए, बिना पुलिस के जाए। अब तय मान लीजिए, अगर ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का जो आक्रोश है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें। तो कोरोना पीरियड का जो पॉलिटिकल साइड इफेक्ट है, वो पॉलिटिकल साइड इफेक्ट ये है कि जो पॉपुलिज्म 2008-9 से शुरू हुआ था, उस पॉपुलिज्म का अंत घोषित कर दिया गया है। तीनों के अंत होने के एक सामान्य कारण है, वो ये कि संकट की घड़ी में इन तीनों का प्रशासन एक नॉर्मल प्रशासन की तरह काम करने में असफल रहा है। एक नॉर्मल प्रशासन की तरह जनता की सेवा करने में असफल रहा है, और यह एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जहां से कि यह पॉपुलिज्म रिजेक्ट होता है। हमारे यहां जो पॉपुलिज्म आया है इस दौर में, खासतौर पर पिछले 10-12 साल में जो चीजें घटी हैं, एक दशक में जो चीजें घटी हैं, उसमें पॉपुलिज्म पर बात करते समय सिर्फ हीरो पर ही बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता पर भी बात होनी चाहिए। जब समाज में पॉपुलिज्म पैदा होता है और पॉपुलिज्म के आधार पर जनता को गोलबंद किया जाता है, तो नेता की ताकत तो बढ़ती है, नेता की राजनीति भी सामने आती है, लेकिन जनता की राजनीति भी सामने आती है, जनता का मूल्यबोध भी सामने आता है। नेता की कौन सी चीज सामने आती है? जो पॉपुलिज्म के आधार पर नेता चुनकर आते हैं, जिनको हम उस समय ये देख नहीं पाते कि ये सक्षम है या अक्षम है। पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर जो भी नेता आए हैं, वे पॉलिटिकली अक्षम रहे हैं। बार बार इतिहास में इसे प्रूव किया गया है। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, तीनों जिस पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर आए थे, आज वे सक्षम प्रशासन के प्रतीक नहीं माने जाते। मैंने ये चीज थ्योरी में पढ़ी थी कि पॉपुलिज्म के जो हीरो होते हैं वो पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंट होते हैं। प्रैक्टिस में हाल में मुझे देखने का मौका मिला। उदाहरण और भी दे सकता हूं मैं, जो देना नहीं चाहता। तो पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर जो नेता आते हैं, वे कौन होते हैं? जो राजनीतिक तौर पर अक्षम होते हैं। और पॉपुलिज्म के साथ जो जनता जुड़ी होती है, उसकी चेतना कैसी होती है? अविवेकवादी चेतना से ग्रस्त होती है। वो पॉपुलिज्म जहां एक तरफ अक्षम नेता को और नेता की अक्षमता को छिपाने का काम करता है, वहीं वह जनता के अविवेकवाद को भी छिपाने का काम करता है।
तो पॉपुलिज्म पर बात करते समय नेता की क्षमता या अक्षमता, हमारी धारणा यह है कि पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर जो नेता आता है वो राजनीतिक तौर पर प्रशासन की दृष्टि से अक्षम नेता होता है। और यह बात एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुकी है। संपूर्ण क्रांति के पॉपुलिज्म के गर्भ से जो नेता पैदा हुए थे वे बार बार अक्षम नेता साबित हुए। प्रशासन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अक्षम और अकुशल नेता साबित हुए। तो पॉपुलिज्म के दो डायमेंशन है, एक है नेता का चरित्र और व्यक्तित्व। पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर जो नेता आता है वह राजनीतिक तौर पर अक्षम होता है। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, किस लिए बातचीत कर रहे हैं? ये इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि हम इस चीज को समझें कि जो अभी परिदृश्य पिछले 10-12 साल में बना है, जिसमें ये पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर जो नेता आ गए, इन नेताओं के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में जो कुछ सुना गया, आज व्यवहार में एकदम 65 दिन के खास तौर पर अनुभव ने इन्हें एक अक्षम नेता साबित किया है। और भी क्षेत्र है अक्षमता के, मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। राजनीतिक तौर पर पॉपुलिज्म का एक डायमेंशन नेता की अक्षमता से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा डायमेंशन जनता की अवेकवादी जो मूल्य संरचना है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम पॉपुलिज्म के बारे में बात करें तो सिर्फ आंख बंद करके और दिमाग बंद करके बात ना करें। आंखें दिमाग दोनों ही खुले रहने चाहिए। पॉपुलिज्म के कई एरिया हैं। पॉपुलिज्म का एरिया जैसे राजनीति है और जिसका कि कंसर्न सबसे ज्यादा है, उसी तरह पॉपुलिज्म का एक एरिया लिटरेचर में भी है। लिटरेचर में क्या है इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा। मैं राजनीति की चर्चा बहुत जरूरी है। पॉपुलिज्म के दो बड़े क्षेत्र हैं जहां पर कि पॉपुलिज्म दाखिल होता है, बार बार दाखिल होता है, और पॉपुलिज्म का एक ही काम है, वह नॉर्मल जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है और राजनीतिक माहौल होता है उसे एकदम डिसरप्ट कर देता है। मेरे लाख मतभेद हों कांग्रेस से, जो कि हैं, मेरे लाख मतभेद हों मनमोहन सिंह पर, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह की नीतियों से, लेकिन कम से कम मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि वे एक नॉर्मल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को स्थिर रखने में सफल रहे। और ये जो तीनों नेता हैं, और इस मामले में जो वामपंथ जो बंगाल में जिसका शासन था, आप दर्जनों ऐसी बातें हैं जो कि मैंने लिखी हैं कि वामपंथ की कौन सी कमजोरियां थी और सीपीएम की कौन सी गलतियां थी। लेकिन जो पॉपुलिज्म सिंगूर और नंदीग्राम के कंधे पर सवार होकर आया, उसने बंगाल के नॉर्मल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को एकदम डिसरप्ट कर दिया। अन्ना हजारे, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पॉपुलिज्म पैदा हुआ उसने पूरे देश के कॉमन स्थिर राजनीतिक माहौल को डिसरप्ट कर दिया। जो पॉपुलिज्म का ये बहुत महत्वपूर्ण दायरा है कि वह जो सामान्य राजनीतिक माहौल होता है उसको डिसरप्ट कर देता है। और जब सामान्य राजनीतिक माहौल डिसरप्ट हो जाएगा, सामान्य कार्य प्रणाली डिसरप्ट हो जाएगी राजनीतिक संरचनाओं की, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में क्या असर होगा उसका। पॉपुलिज्म की ब्यूटी है कि पॉपुलिज्म ये कोरोना से भी ज्यादा पॉपुलर ढंग से वायरस की तरह फैलता है।
अभी जैसे सब लोग कोरोना से परेशान है ना, आप याद कीजिए अन्ना हजारे के आंदोलन ने और केजरीवाल के भाषणों ने किस तरह से आम जनता को वायरस की तरह प्रभावित किया, और नरेंद्र मोदी के भाषणों ने वायरस से भी ज्यादा गहरे जाके प्रभावित किया। तो पॉपुलिज्म वायरस से भी ज्यादा डेंजरस होता है और वायरस की तरह फैलता है। और इसके जो मेन एरिया है जहां से कि पॉपुलिज्म सबसे ज्यादा ग्रो करता है वो ये कि दक्षिणपंथी राजनीति में वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है, और दूसरा क्षेत्र जो अति वामपंथी लोग हैं उनमें भी पॉपुलिज्म बहुत तेजी से ग्रो करता है, उनका भी पॉपुलिज्म बहुत तेजी से ग्रो करता है। पॉपुलिज्म जब आए तो एक चीज तय है, वो चाहे ममता की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। ये तीनों ही लोग यानी पॉपुलिज्म एज ए सच ये अपने से भिन्न किस्म के किसी भी राजनीतिक विश्लेषण को और मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। अपने नजरिए से भिन्न किसी भी किस्म के नजरिए को और उसके जरिए इनकी नीतियों के किए गए विश्लेषण और मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। और खास तौर पर यह किसी भी नीतिगत प्रश्न को गहराई में जाकर विश्लेषण करना नहीं चाहते। ये तीनों की खूबी है और ये पॉपुलिज्म की खूबी है। ये किसी भी समस्या के कारणों को गहराई में जाके विश्लेषित करना नहीं चाहते। अब बात करके देखिए, आप कोई भी सवाल उठा के देखिए, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो, यहां तक कि ये उन विषयों को भी एड्रेस नहीं करते जिन विषयों के आधार पर ये इलेक्शन जीतकर आते हैं, और उसके जवाबदेही का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस पर एक दूसरा डायमेंशन भी है जिस पर विचार करना चाहिए कि जो पॉपुलिज्म में आया, ये जो तीनों लोग आए, क्यों आए, ये कौन सी चीज ऐसी घट रही थी जिसकी वजह से ये अचानक कूड़े के ढेर पर पड़े हुए लोग अचानक हीरो बन गए। ममता बनर्जी एकदम हाशिए पर थी, केजरीवाल पॉलिटिक्स नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी एकदम हाशिए पर थे, लेकिन अब तीनों क्षितिज पर हैं। कोई चीज तो घटी है, कोई चीज तो घटी है ऐसी जिसने कि इनको सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। हमारे बीच में जितने भी राजनीतिक विश्लेषण आते रहे, चर्चाएं आती रहीं, हमने कभी क्या इन तीनों नायकों को जो कि पॉपुलिज्म के फिनोमिना के या समृद्धि के रूप में देखे जाने चाहिए, क्या हमने पॉपुलिज्म के फिनोमिना के तौर पर इनको देखा, इनका मूल्यांकन किया, इनके बारे में खुलकर चर्चाएं की सोशल मीडिया में या मीडिया में या पत्रिकाओं में या अखबारों में? जी नहीं। हमारे यहां खाली इलेक्शन होता है, इलेक्शन की हार जीत होती है और उसका विश्लेषण होता है दलील दृष्टि से। इससे ज्यादा हम आगे जाते ही नहीं हैं। ये तीनों ही आइकॉन, ये तीनों ही आइकॉन, ये साधारण आइकॉन नहीं है। इन्होंने पूरी के पूरी नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर को एकदम बुलडोज किया और डिसरप्ट किया है। कारण क्या है? अभी देखिए कितना बड़ा मतलब घर वापसी हुई,
मजदूरों की। लाखों की संख्या में मजदूर घर वापस लौटे। कोई विश्लेषण है? कोई मूल्यांकन है? जब ये मजदूर बेदखल किए गए, भूमंडलीकरण और नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण माइग्रेट करके गांव से शहर की ओर खदेड़े गए, हमने इन माइग्रेटेड मजदूरों का कभी भी विश्लेषण नहीं किया। किसी ने नहीं किया। और जब ये मजदूर अब उत्पीड़ित होकर, भयाक्रांत होकर जब अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तब भी विश्लेषण गायब है। तो यह बताइए कि आप मुझे कि नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो नीति थी, जिसमें कि माइग्रेशन इनबिल्ट था, जिसमें कि तकरीबन 10 लाख एकड़ से अधिक जमीन किसानों की खरीदी गई या हत्याई गई, पिछले कई दशकों में जो बांध और दूसरी बिजली की परियोजनाएं बनी, उनके लिए जमीन अधिग्रहित की गई और हत्याई गई, उसके कारण जो कई करोड़ मजदूर जो अपने अपने इलाके से बेदखल होकर शहरों की ओर माइग्रेट किए गए। आप ईमानदारी से सोचिएगा और ईमानदारी से आंसर दीजिएगा मुझे, क्या आपने कभी इस तरह के विशाल माइग्रेशन पर पिछले 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 20 साल में आपने कोई विस्तृत बहस अपने बीच में देखी? आपके पास कहीं कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं कि यह बहस हुई? क्या इलेक्शन में कभी भी मजदूरों के माइग्रेशन का, बेदखली का इशू एक प्रमुख इशू बना? हमने लगातार भूमंडलीकरण और नव्य आर्थिक उदारीकरण के जरिए जो नीतियां पैदा हुई, उनके कारण विभिन्न वजहों से, विभिन्न प्रकल्पों के नाम पर जो बेदखली और माइग्रेशन हुआ, उस बेदखली और माइग्रेशन के प्रति अपनी अज्ञानता को बार बार प्रदर्शित किया। और आज जब ये मजदूर पुनः अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो अज्ञानता हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ी है। हमें नहीं मालूम कि वे क्यों लौट रहे हैं, क्या कारण है। हम सिर्फ सुपरफिशियल बातें जानते हैं, सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं। किसी ने डराया होगा, किसी ने उकसाया होगा, वे डर के भाग लिए होंगे। ये सारे हमारे अनुमान हैं, हमारे अंदर कोई गंभीर विश्लेषण नहीं है। तो जब आप गंभीर विश्लेषण करेंगे ही नहीं और भूमंडलीकरण और नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से उपजी जो अज्ञानता है उसे आप किसी ना किसी रूप में छिपाएंगे, तो दिक्कत तो आएगी। और ये जो अज्ञानता थी, ये जो माइग्रेशन हुआ बड़े पैमाने पर, और इन माइग्रेटेड लोगों के बारे में हमने न तो सवाल उठाए, न डिस्कस किया, न इनकी शिक्षा का कोई इंतजाम किया, न इनमें कोई राजनीतिक शिक्षा का इंतजाम किया। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मैं ममता बनर्जी की बंगाल में पुनर्वापसी में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी जो कि झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहते थे। वे एक जमाने में बंगाल के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग वामपंथ का एकदम बेस हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी की जब आंधी शुरू हुई तो सबसे पहले उसने उन लोगों को, ममता बनर्जी ने बेदखली के इशू को पिकअप किया कि जमीन खरीदी जा रही है सिंगूर में, नंदीग्राम में, और इसके जरिए किसान बेदखल होंगे। इस बेदखली के इशू को पिकअप किया और उसने एक सिरे से पूरे के पूरे लेफ्ट फ्रंट को बुलडोज कर दिया। लेफ्ट फ्रंट बेदखली के खिलाफ, माइग्रेशन के खिलाफ जनता को शिक्षित करने में असफल रहा। यह सबसे बड़ा कारण था। और इसके चलते हुआ यह कि वे लोग जो ऑलरेडी माइग्रेटेड थे, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जो कि ट्रेडिशनली वाम के सपोर्टर थे, वे शिफ्ट करके सीधे सीधे ममता के साथ चले गए।
और ठीक यही चीज दिल्ली में घटी। जो दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, अवैध कॉलोनी में रहने वाले जो लोग थे, वे सीधे सीधे उन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की केजरीवाल के प्रति। और नरेंद्र मोदी ने तो पूरे ऑल इंडिया कैच किया इस एरिया को। वे जो माइग्रेटेड वर्कर हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वे सबसे बड़े वोटर हैं नरेंद्र मोदी के। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें माइग्रेट किया था। आपके द्वारा जमीन खरीदे जाने के बाद ये अपने गांव से बेदखल होकर शहर में आए थे। आपने कभी इनके ऊपर राजनीतिक बहस नहीं की। और अब ये जब लौट रहे हैं तो आपके पास में, इनके बारे में गंभीरता से बात करने के लिए कुछ नहीं है। एक और चीज घटी है, बहुत सिस्टमेटिकली घटी है। अब तो दिखाई दे रही है ना, अब तो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि मतलब जैसे कि ज्वालामुखी फट पड़ा हो हमारी आंखों के सामने। यानी नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक, इवन नरेंद्र मोदी के कोरोना के शासन के आने के पहले तक, कांग्रेस के लोग बार बार एक बात कहते रहे कि भूमंडलीकरण से आर्थिक असमानता घटी है। खूब प्रचार करते रहे, खूब मीडिया इस बात को धो धो के दिमाग में डालता रहा। नरेंद्र मोदी, उनकी बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही कि उनके जमाने में लोगों की इनकम घटी नहीं है, बढ़ी है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ग्लोबल लेवल पर भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों की, अमीरों के साथ असमानता बढ़ी। ग्लोबलाइजेशन ने और नव्य आर्थिक उदारीकरण ने सारी दुनिया में गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक असमानता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। यह सिर्फ डाटा की चीज नहीं थी, बल्कि डावोस में एक बार जनता के जनप्रिय आंदोलनों के दबाव में डावोस में सभी राष्ट्राध्यक्षों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी। और उस समय स्वीकार की गई जब नरेंद्र मोदी भी नहीं थे वहां, मनमोहन सिंह हुआ करते थे। लेकिन हमारे देश में प्रचार यही होता रहा, लगातार लोगों के दिमाग में यही होता रहा कि भूमंडलीकरण से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। वास्तविकता यह नहीं थी। सामान्य लोगों की और अमीरों के बीच की आर्थिक असमानता बढ़ी थी और आज वह एकदम कॉन्क्रीटली ज्वालामुखी की तरह सामने खड़ी है। अगर आर्थिक असमानता बढ़ी थी, घटी थी, तो अचानक एक धराशायी कैसे हो गई है? सारी दुनिया में धराशायी कैसे हो गई? सारी दुनिया इतनी तेजी से पामाल कैसे हो गई मात्र 4 महीने के अंदर, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में? जो उपलब्धि आपने 40 साल में हासिल की थी, यानी आर्थिक समानता हासिल की थी, जिसका दावा कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के समर्थक, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कोई देश ऐसा नहीं है जहां की आर्थिक असमानता ज्वालामुखी की तरह सामने न खड़ी हो। तो आपने नव्य आर्थिक उदारीकरण के नाम पर अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता को लेकर जो झूठ गढ़ा था, वो झूठ एकदम ब्लास्ट कर गया है। तो जाहिर है कि ये झूठ ब्लास्ट जब करेगा तो नरेंद्र मोदी ब्लास्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास में अब कुछ नहीं है। जितने डाटा दिए थे, जितने गैस कनेक्शन लगाए थे, जितने शौचालय बनाए थे, जितने खेत खलिहान बनाए थे, जितने खेतों से खरीद फरोख्त की थी, सब गायब हो चुकी। सब गरीबी में, एक ठोस गरीबी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो सब एकदम झूठा प्रचार था। केजरीवाल ने जो हेल्थ फैसिलिटीज का जो फ्रॉड विकसित किया था, वो एकदम एक्सपोज हो गया कोरोना के आने के बाद।
और जन सेवा का जो उसने एक तरह से जुनून पैदा किया था लोगों के अंदर कि वो जन सेवक है, वो जुनून एकदम गायब हो चुका है। क्योंकि गरीबी से बड़ा यथार्थ कोई नहीं होता। गरीबी सारे यथार्थ को, सारे डिस्कोर्स को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए मजबूर करती है। वो पॉपुलिज्म को भी परिभाषित करने और पॉपुलिज्म को दफन करने के लिए भी मजबूर करती है। तो कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि मौत नहीं है, कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि है गरीबी, गरीबी और सिर्फ गरीबी। मरते तो पहले भी थे लोग, अभी भी मरेंगे, आगे भी मरेंगे, लेकिन इतनी भयानक गरीबी और इतना भयानक अभाव मानव सभ्यता ने पिछले 100 साल में कभी नहीं देखा। और प्रशासनिक अक्षमता जो इस बीच में दिखाई दी, वैसी प्रशासनिक अक्षमता कहीं नहीं देखी। खासतौर पर इन 3 के बारे में मैं खासतौर पर कह रहा हूं। एक और पहलू है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए। ये जो अब नरेंद्र मोदी ने कॉल दिया है ना लोकलाइजेशन का, लोकल वस्तुएं खरीदो, लोकल की ओर लौटो, बाकी लोग भी लोकल में लगे हुए हैं, लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज पहले कर दो, ग्लोबलाइजेशन से अपने को डीलिंक कर दो। जब तक ये जो पॉपुलिज्म के जो नेता हैं तीनों की स्थिति है, अरविंद केजरीवाल की स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल तो मनमोहन सिंह से भी ज्यादा बढ़ के लिबरलाइजेशन के पक्ष में है। उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह के। ममता बनर्जी उससे भी 3 कदम आगे हैं और नरेंद्र मोदी तो इनसे कई 100 कोस आगे हैं। मनमोहन सिंह जितना लिबरलाइजेशन करना चाहते थे, ये सब मनमोहन सिंह के भी दादा, परदादा, सकल दादा निकले हैं। तो आप अगर लोकलाइजेशन करना चाहते हैं और लोकल वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है कि नव्य आर्थिक उदारीकरण से अपना संबंध तोड़िए, ग्लोबलाइजेशन से अपना संबंध तोड़िए। जिस दिन आपने ग्लोबलाइजेशन से अपना संबंध बनाया, और यह सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बनाया संबंध, इसमें बाकी दल भी शामिल हैं, बीजेपी ने सपोर्ट किया था। केजरीवाल कभी भी लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं थे। अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट कभी लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं था। ममता बनर्जी कभी लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं थी। तो जब आप लिबरलाइजेशन में गए, जब आप ग्लोबलाइजेशन में गए, तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का पहला लक्ष्य क्या था? पहला लक्ष्य यही था कि अब हर चीज राष्ट्र की गिरफ्त के, राष्ट्र के नियंत्रण के परे होगी, राष्ट्र के नियंत्रण में नहीं होगी। आप कोई भी फैसला लीजिए, आप कोई भी वस्तु बेचिए, आपके यहां कुछ भी घटे, वो सिर्फ आपके नियंत्रण में नहीं होगा। और जब आपके नियंत्रण में वो चीज नहीं होगी, तो इसका असर किस पर होगा? इसका असर सीधे अर्थव्यवस्था पर होगा। और आप अब लोकल अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बनाइए, लेकिन पहले एक पॉलिसी डिक्लेरेशन लाइए कि भारत सरकार भूमंडलीकरण से अपने को अलग करती है। आप एक डिक्लेरेशन लाइए कि भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन से अपने को अलग करता है। सिर्फ दो डिक्लेरेशन की जरूरत है, सिर्फ 2 डिक्लेरेशन की।
जब तक ये दो डिक्लेरेशन नहीं आते, आप तय मानिए आप कोई भी चीज अपने नियंत्रण में रख के नहीं कर सकते। अब वही चीज होगी हिंदुस्तान में, क्योंकि आप नव्य आर्थिक उदारीकरण का हिस्सा हैं, विश्व व्यापार संगठन के मेंबर हैं। विश्व व्यापार संगठन में जो आपने ट्रीटी साइन किए हैं, गैट और दूसरे समझौते जो आपने किए हैं, आप उन समझौतों से बंधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी में अगर साहस है तो गैट से अपने को अलग करके दिखाएं, विश्व व्यापार संगठन से अलग करके दिखाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर दम है। ये चाइना वाइना छोड़ दो, चाइना वाइना की तो फूंक में मर जाओगे, चाइना से तो लड़ नहीं सकते। चाइना के लोग अगर कच्चे माल की सप्लाई बंद कर दें तो आपके देश में क्रोसिन और पैरासीटामोल न बने। छोड़ दीजिए, ये राष्ट्रवाद की हेकड़ी छोड़ दीजिए। आपके यहां दैनिक उपभोग की, सामान्य बुखार की, खांसी की जो दवाएं बनती हैं, उसके लिए जो बुनियादी चीजें हैं, वे बुनियादी चीजें सप्लाई चाइना से आती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के लोगों को बुखार से आप योगासन करा के मुक्त करा देंगे? ये फ्रॉड बंद होना चाहिए। अगर लोकलाइजेशन करना है और लोकल वस्तुएं बेचनी है और बिकवानी है और लोकल पैर पर खड़े होना है, तो विश्व व्यापार संगठन गेट्स के समझौते से भारत बाहर निकले। और मुझे मालूम है कि साहस नहीं है, ये साहस नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी सोचेंगे भी ना, वो सोचने के पहले कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पुतले हैं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जब एक जमाने में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया और ज्योति बसु ने डिक्लाइन किया। ज्योति बसु चाहते थे निजी तौर पर, उनकी पार्टी का दबाव था, उन्होंने नहीं माना। लेकिन दूसरी तरफ जो घटनाक्रम घटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति बसु की राय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीपीएम का स्टैंड भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, जिस समय यह ऑफर दिया गया कि ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, सारी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दबाव डाला कि चाहे कुछ भी हो, ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब यह है कि एकदम यू टर्न हो सकती हैं चीजें। आप लोकलिज्म लाना चाहते हैं ना, तो लोकलिज्म लाइए, गेट से बाहर निकलिए, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता छोड़िए, और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अभी आप अध्यक्ष बन गए, हटिए, बाहर निकलिए। ग्लोबलाइजेशन में आप अब बाहर निकलिए, घर बैठिए, अपने अपने हॉस्पिटल ठीक करिए। आप नहीं कर सकते। सो ग्लोबलाइजेशन से, नव्य आर्थिक उदारीकरण से आप जब लड़ना नहीं चाहते, उसे गले लगा के रखना चाहते हैं, तो आप तय मानिए कि लोकलिज्म के नाम पर आप सिर्फ फ्रॉड करेंगे। लोकलिज्म नहीं कर सकते। लोकल वस्तुओं के उत्पादन को आप बढ़ा नहीं सकते। तभी बढ़ा सकते हैं जब आपको कहा जाएगा। करके देख लीजिए। एक अन्य पहलू, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, वो ये कि ये जब मैं क्यों इस बात को एक डिटेल्स में और एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं, वो ये कि जब आप ग्लोबलाइजेशन में गए, आप उदारीकरण में गए, और ये तीनों नायक इस उदारीकरण के और ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर हैं। इन तीनों नायकों ने ग्लोबलाइजेशन से जो पैदा हुआ असंतोष था, उसका तो फायदा उठाया अपने पॉपुलिज्म के लिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से अपने को अलग नहीं किया। और ये सबसे बड़ी आयरनी है। सब लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, नव्य आर्थिक उदारीकरण के कारण स्थानीय स्तर पर जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। उस असंतोष को कैश किया है तमाम किस्म की रिएक्शनरी फोर्सेज ने। लेकिन
उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की नीति से, नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति से अपने को अलग नहीं किया, बल्कि उसका पालन किया। यही वजह है कि किसी भी इलेक्शन में 1990, 91, 92 के बाद किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन में ग्लोबलाइजेशन, नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का मसला प्रमुख मसला नहीं रहा है कि इनके खिलाफ लड़ा जाए और एकजुट हुआ जाए। बीजेपी ने कभी इसको मसला नहीं बनाया, केजरीवाल ने कभी इस चीज को मसला नहीं बनाया, ममता बनर्जी ने कभी इसे मसला नहीं बनाया। सो जो पॉपुलिज्म के जो नायक 2008-9 के बाद जो पैदा हुए, ये तीन नायक, ये तीन नायकों की ब्यूटी है कि ये ग्लोबलाइजेशन और नव्य आर्थिक उदारीकरण के द्वारा जो पैदा हुई जो असंतोष की भावनाएं और जो जनता में जो तमाम किस्म का गुस्सा है, उसका तो फायदा उठाते हैं, लेकिन नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का विरोध सत्ता में आने के बाद ये नहीं करते, बल्कि उसका पालन करते हैं। सो हमारे यहां जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के जरिए जुड़ा हुआ जो नव्य आर्थिक उदारीकरण है, उस नव्य आर्थिक उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में विचार करने की चीज जो है, जो जिस पर कि मैं आपको लाना चाहता था, वो ये कि जब पॉपुलिज्म डिक्लाइन कर रहा है और पॉपुलिज्म के आधार पर जो नेता है उनकी स्वीकृति जनता में घट रही है। सारी दुनिया में नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियां 40 साल में जो तैयार की गई थी, लागू की गई थी, बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं, पिट गई हैं, और उन नीतियों को लागू करने वाले प्रशासन असफल साबित हुए हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में नव्य आर्थिक उदारीकरण का कोई विकल्प, वो कोई विकल्प जब तक आप तैयार नहीं करते, नीतिगत विकल्प आप तय मानिए, आप इस पॉपुलिज्म के नरक से निकल नहीं सकते। पॉपुलिज्म के नरक से निकलने के, क्योंकि इस पॉपुलिज्म का जो आधार है, उस आधार को नीति और आंदोलन दोनों के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। सिर्फ आंदोलन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। रिस्क है ये। क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट पार्टीज ग्लोबलाइजेशन और नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाहर निकल के कोई वैकल्पिक नीतियां बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? अगर वे वैकल्पिक नीतियां बनाने के लिए तैयार हैं तो तय मानिए कि भविष्य में उनके लौटने की संभावना है। अगर वे विकल्प नहीं बनाती और वैकल्पिक नीतियां नहीं बनाती तो फिर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। पॉपुलिज्म के अंत के लिए जरूरी है कि पॉपुलिज्म जिन नीतियों के कारण पैदा हुआ, उन नीतियों को चुनौती दी जाए, उन नीतियों को बदला जाए। मसलन क्या हम ऐसी नीति बना सकते हैं कि विस्थापन न हो, माइग्रेशन न हो? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हम अब जब अपना वक्तव्य रखें, भाषण दें, विश्लेषण करें, तो क्लास कैटेगरी में, वर्गीय कैटेगरी में सोचें और करें? ग्लोबलाइजेशन ने खाली ग्लोबलाइजेशन नहीं दिया, बल्कि उसने आपकी भाषा भी छीन ली। आपकी वह भाषा छीन ली जिसके जरिए आप लोगों को सही नाम से पुकारते थे, सही कैटेगरी में रख के पुकारते थे। तो क्या हम अपनी पहचान से जुड़ी हुई ओरिजिनल भाषा, यानी मजदूर को हम मजदूर कहकर बुलाएं, किसान को हम किसान कहकर बुलाएं, ये जो गरीब कह के कैटेगरी में हमने बांध दिया है सबको कि मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र सब एक जगह गरीब, नहीं।
ये गरीब अमीर की कैटेगरी में, ये शोषक और शोषित की कैटेगरी में एकदम झाड़ू मार के बांधना बंद करें। इसने तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक इंपैक्ट है उसे डाइल्यूट किया है। मजदूर को मजदूर की कैटेगरी में देखना चाहिए, किसान को किसान की कैटेगरी में देखना चाहिए, खेत मजदूर को खेत मजदूर की कैटेगरी में देखना चाहिए। लोगों को उनके सही नाम से पुकारा जाना चाहिए, संबोधित किया जाना चाहिए, वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ने यह एक बड़ा दुर्भाग्यजनक काम किया कि हमारी भाषा और पहचान की भाषा वो हमसे छीन ली। और अफसोस की बात यह है कि यह काम जो रिगरसली वामपंथियों को करना चाहिए था, वो लोग भी इस बात को भूल गए। आपने अगर गौर किया हो, एक चीज घटी है इस लिबरलाइजेशन के दौर में, वो छोटे तरीके से मैं उसे रख रहा हूं। मैं लिबरलाइजेशन के टाइम में ये जो पॉपुलिज्म के जो हीरोज निकल के आए, ये हीरोज 3 जगह से निकल के आए। एक तो इनकी मैदानों में बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़ी रैलियां हुई हैं जगह जगह, वो रामलीला मैदान से लेके ब्रिगेड मैदान तक रैलियों में ये अव्वल हैं। और दूसरी चीज जो है वो ये कि इनके जो धरने हुए, बड़े मास स्केल के धरने हुए, 25,000, 30,000, 20,000, 40,000। ममता ने ये फिनोमेना शुरू किया और केजरीवाल तक ये क्लाइमैक्स पर पहुंचा, और फिर बाद में तो फिर हाईजैक किया है नरेंद्र मोदी ने। और थर्ड चीज जो इस बीच में घटित हुई वह इलाका दखल। इलाका दखल की नीति जो ममता ने अडॉप्ट की थी बंगाल में, वह नीति धीरे 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 एक राष्ट्रीय नीति में कन्वर्ट हो गई। और इन तीनों ने अपने अपने तरीके से इलाका दखल की नीति को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही कौशल के साथ में इंप्लीमेंट किया। और इस तीनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जनता के बीच में अविवेकवादी ध्रुवीकरण को जन्म दिया। और यही वह जगह है जहां से कि पॉपुलिज्म को चुनौती दी जानी चाहिए और क्वेश्चंस खड़े किए जाने चाहिए। क्योंकि ये जो तरीके अपनाए गए, जिनकी मैंने अभी तक चर्चा की आपसे, उसने एक काम किया कि इन सब नेताओं ने बड़े कौशल के साथ में अपनी अपनी जनता बनाई। अब हर एक के पास में अपनी जनता है। केजरीवाल की जनता अलग है, नरेंद्र मोदी की जनता अलग है, ममता की जनता अलग है। ये जो अपनी अपनी जनता बनाने की जो कोशिश है, इसने बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज किया है। शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ये जो तेरी जनता और मेरी जनता, इसको क्वेश्चंस किया जाना चाहिए। ये जो अपनी अपनी जनता बनाई और इसके आधार पर उन्होंने अविवेकवादी ध्रुवीकरण किया है, इसे क्वेश्चंस किया जाना चाहिए। शुरुआत यहां से होनी चाहिए। यानी जनता के बीच में जो ये जो विभाजन, वो नागार्जुन की कविता है ना, बहुत फेमस कविता है जो इंदिरा गांधी के संदर्भ में लिखी गई थी। इंदिरा गांधी ने एक बार जब ये इमरजेंसी के और उसके पहले के दौर में, मतलब जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, तो इंदिरा गांधी भी बहुत जनता जनता करती थी। तो नागार्जुन की वो बहुत फेमस लाइन है, जीव घिस गई रटते रटते जनता 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 जनता, ऐसी हमदर्दी से मैडम देखो अब काम न बनता। सो ये जो जनता के बीच में अपनी अपनी जनता बना के जो ये जो पॉपुलिज्म पैदा हुआ, ये जो जिसे कि नामवर सिंह ने अंधलोकवाद की संज्ञा दी पॉपुलिज्म को, और वो बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा वो नाम। क्योंकि पॉपुलिज्म जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी का शब्द अंधलोकवाद है, और जो कि बहुत सटीक, एकदम सही नाम है। तो ये अंधलोकवाद जो पैदा हुआ, इस अंधलोकवाद का जो
टारगेट है। पॉपुलिज्म, इसका जो टारगेट है वो क्या है? इसका एकमात्र टारगेट है संविधान और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली। संयोग की बात है कि इन तीनों के अंदर यह चीज कॉमन है। कि संवैधानिक कार्यप्रणाली का ये तीनों ईमानदारी से पालन नहीं करते। और एक नहीं, दर्जनों उदाहरण केजरीवाल के संदर्भ में दिए जा सकते हैं, दर्जनों उदाहरण नरेंद्र मोदी के संदर्भ में दिए जा सकते हैं, और दर्जनों उदाहरण जो है वो ममता बनर्जी के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। सो पॉपुलिज्म जब आता है तो वह पहला काम यह करता है, टारगेट बनाता है संवैधानिक जो कार्यप्रणाली है और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है उसे। आता है लोकतंत्र के कंधे पर सवार होके, आता है जनता के कंधे पर सवार होके, लेकिन निशाना किसे बनाता है? लोकतंत्र को और संविधान को और संवैधानिक कार्यप्रणाली को, संवैधानिक मूल्यों को। और दूसरी चीज जिसे वो टारगेट करता है वो है पॉलिटिकल नॉर्मलसी। वो पॉलिटिकल नॉर्मलसी को डिस्टर्ब कर देता है और एकदम अव्यवस्था फैला देता है, जिसे हम लोग राजनीतिक अराजकता कहते हैं। तो अगर हम भूमंडलीकरण से नहीं निकलना चाहते, भूमंडलीकरण के जरिए जो नीतियां हमने एडॉप्ट की उनको हम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, तो आप ये बताइए कि पॉपुलिज्म से लड़ेंगे कैसे? केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी से लड़ेंगे कैसे? केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, इनसे लड़ने के लिए जरूरी है, पॉपुलिज्म से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप ग्लोबलाइजेशन और नव्य आर्थिक उदारीकरण की वैकल्पिक नीतियों का गठन करें और उसके आधार पर एक कॉमन मिनिमम पॉलिटिकल एजेंडा बनाएं और आंदोलन करें। इस क्रम में एक दूसरा पहलू है जिसे कह के मैं ये बात खत्म करूंगा। वो ये कि पॉपुलिज्म का जो एक दायरा है, जो मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूं और मैं लिटरेचर में मेरे विशेष रुचि है, पॉलिटिक्स मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है। पॉलिटिक्स मेरी जो है वो जिसे कहें कि टाइम पास है, आनंद का क्षेत्र है। पॉपुलिज्म के असर ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया है, इसे देखा जाना चाहिए। जिसे हम लोग राजनीति में पॉपुलिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे रीतिवाद कहते हैं। साहित्य में ये पॉपुलिज्म कई नए रूपों में दाखिल हुआ है और जो कि बहुत चिंता की चीज है। मसलन साहित्य में पहले लेखक जब किसी विषय पर उद्वेलित होता था, चिंता करता था, परेशान होता था, वो लिखता था। लेकिन अब वो परेशान कम होता है, वो मांग पूर्ति के आधार पर ज्यादा लिखता है। ऐसे लेखक कम हैं जो किसी विषय पर सोचते समय फील करते हो और फिर उसके बाद में उन्हें लिखने की इच्छा करती हो। लेकिन अब स्थिति यह है कि एक बड़ा सेक्शन है साहित्य में जो कि मांग पूर्ति के आधार पर वो लेखन करता है। और मांग पूर्ति के आधार पर लेखन करना, मसलन आपने पब्लिशर से बात की तो पब्लिशर ने कहा, अरे जगदीश्वर जी एक काम करिए, आप इस समय दलितों पर बहुत डिमांड है, तो आप मुझे ना दलितों पर कोई किताब दे दीजिए। तो जगदीश्वर जी लग गए दलितों पर लिखने में। जगदीश्वर जी दलितों के बारे में नहीं जानते, दलितों के बीच में गए ही नहीं कभी, लेकिन जगदीश्वर जी ने दलितों के ऊपर एक किताब लिख के दे दी। ये जो मांग पूर्ति के आधार पर जो लेखन है, इस लेखन का संबंध उस पॉपुलिज्म के ये साहित्यिक डायमेंशन से है और ये बड़े स्केल पर हुआ है। चूंकि मार्केट स्त्री का है तो स्त्री पर चाहिए, मार्केट दलित का है तो दलित पर चाहिए, मार्केट किसान का है तो किसान पर चाहिए। तो तय कौन कर रहा है? यथार्थ से विषय नहीं निकल रहे, बल्कि प्रकाशक के मन से विषय निकल रहे हैं और बाजार की जरूरतों के हिसाब से विषय निकल रहे हैं। और आप अगर कोई
चीज आलोचना की लिखना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे पब्लिशर कहता है कि सर जी सिर्फ ये बताइए कि कोर्स में जो पढ़ाया जाता है उस पर कुछ आलोचनात्मक लिख दीजिए तो ठीक है, थोड़ा व्याख्या व्याख्या डाल दीजिएगा उसमें। सो ये जो मांग पूर्ति का जो फिनोमेना है, इसने समूचे साहित्य लेखन को प्रभावित किया और इससे साहित्य की धारणा, साहित्य के प्रवेश, इसका अवमूल्यन हुआ है। और दूसरी चीज एक और हुई है, किताबें पहले भी छपती थी, किताबें पहले भी लिखते थे, मैंने भी बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी किताब का लोकार्पण नहीं किया। मेरी कभी कोई किताब डंप नहीं हुई, जितनी छापी बिकी, जो मार्केट में दर है उसी हिसाब से बिकी। और मैंने ये चीज सीखी रामविलास शर्मा से। हिंदी में इधर लिबरेशन के दौर में भी रामविलास शर्मा लगातार लिख रहे थे। यानी साहित्य अब, या आपकी पुस्तक अब, पुस्तक पर चर्चा नहीं है, इवेंट, अब उसे घटना बनाया जा रहा है। साहित्य का, साहित्यिक कृति का, लेखक का अब इवेंट में कन्वर्जन, ये एक नई चीज थी और अपने आप में दिलचस्प चीज थी, जिसने पूरे के पूरे साहित्य के प्रवेश को घेर लिया। और इवेंट के दिन, लोकार्पण के दिन जो वक्तव्य दिए गए उसे आलोचना मान लिया गया। यह साहित्य के अवमूल्यन का दूसरा डायमेंशन है। इससे साहित्य का विकास नहीं हुआ, इससे मार्केटिंग तो हुई, किताब बिकी, लेकिन इससे साहित्य का स्तर ऊंचा नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल आशा लगाए रहते हैं कि मेरे बारे में नामवर जी बस कुछ बोल दें। मैंने इतनी किताबें लिखी, मैंने नामवर जी को भी पुस्तकें नहीं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि वो मेरी पुस्तक के बारे में कोई मुझे बात बताएं। एक लेखक के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लिखूं और उसे जनता के हवाले कर दूं। प्रशंसा सुनना और प्रशंसा देखना, यह मेरा लक्ष्य नहीं था। जब घटना बनने लगी किताब, जब इवेंट बनने लगी किताब, तो जाहिर है उसका दुष्परिणाम तो भोगना होगा आपको। तो अब वहां पर दिए गए बयान आलोचना के मानक माने जाने लगे और इससे आलोचना क्षतिग्रस्त हुई। लास्ट जो चीज आई वो इंटरेस्टिंग चीज आई। अब एक बड़े स्केल पर प्रायोजित समीक्षाएं आनी शुरू हुई। एक हमारी मित्र थी, लेखिका थी, बड़ी अच्छी लेखिका थी, और लिखती थी। अब वो जिस समय लिखती थी उसके बाद में वो फिर लगातार धीरे धीरे फोन करती थी। अब मैंने एक में देखी ये प्रवृत्ति, वो फोन कर किस लिए करती थी, किताब भिजवा दूं मैं आपके पास, रिव्यू लिख देना। तो उनकी किताब को भले ही 15 आदमी न पढ़ें, उनकी किताब में कोई चीज किसी को सारवान न दिखे, लेकिन उनके 25 पत्रिकाओं में रिव्यू जरूर छपते थे। यानी एक सिरे से प्रायोजित समीक्षाओं की बाढ़, और ये प्रायोजित समीक्षाओं की बाढ़ ने आलोचना में अपनी जगह बना ली। अब बताइए मुझे कि पुस्तक समीक्षा, और वो भी प्रायोजित पुस्तक समीक्षा, वह आलोचना कैसे हो सकती है? आलोचना एकदम डिफरेंट टाइप का जेनर है, विधा रूप है। और इस पॉपुलिज्म का एक क्लाइमैक्स था नामवर सिंह के द्वारा टेलीविजन पर की जाने वाली बुक रिव्यू। सो पॉपुलिज्म सिर्फ पत्रिकाओं में ही नहीं आया, पॉपुलिज्म टेलीविजन पर भी आया, और टेलीविजन में इसे सबसे बड़ा जो आइकॉन था आलोचना का, उसने इसको पिकअप किया। तो नामवर सिंह ने जो बोल दिया वह अब आलोचना का मतलब बरदहस्त मान लिया गया, अप्रूवल मान लिया गया और आलोचना मान लिया गया उसे।
और ये अपने आप में सबसे खतरनाक चीज थी। इससे साहित्य का और आलोचना दोनों का अवमूल्यन हुआ और आलोचना नष्ट हुई। जिस तरह से अंधलोकवाद ने, पॉपुलिज्म ने राजनीति में आलोचना को नष्ट किया, विवेकवादी विमर्श को नष्ट किया, उसी तरह पॉपुलिज्म ने और साहित्य में ये रीतवाद के पैटर्न पर जाके आलोचना को नष्ट किया। और यही वजह है कि इस दौर में, मानी 1991 के बाद, सबसे कम अगर कोई जेनर लिखा गया है तो वो आलोचना लिखी गई, और सबसे ज्यादा इवेंट हुए हैं तो किसके हुए हैं? साहित्य के हुए हैं। तो संकट बहुत सीरियस है। और अब तो मांग पूर्ति भी खत्म। कोरोना के बाद में जो इंडस्ट्री, पब्लिकेशन इंडस्ट्री जिस रसातल में चली गई, तो आपने पिछले 40 साल में साहित्य तो पैदा नहीं किया, साहित्यिक मूल्य पैदा नहीं किए, अच्छी साहित्यिक आलोचना पैदा नहीं की, तो अब आप बताइए अब आप क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? क्योंकि न खरीदार है न बेचने वाला है। पब्लिशर तबाह हो चुके हैं और खरीदार के पास पैसे नहीं है। आप लाख खुश हो लीजिए कि आपके कितने एडिशन आते हैं, लेकिन मैं दुखी हूं इस बात से कि अब पब्लिकेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई इस नई जो रियलिटी है उसमें। इसलिए मैंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा यथार्थ है। उस गरीबी के यथार्थ ने तमाम किस्म के जो ढोंग हैं, तमाम किस्म के जो मिसकंसेप्शन हैं, मैं जनप्रिय, मुझसे सक्षम कोई नहीं, मुझसे बेहतर किसी ने नहीं लिखा, ये सारे के सारे पैराडाइम ध्वस्त हो गए। अन्वेषण सिंह ने पूछा है कि क्या जगन मोहन रेड्डी को इस पॉपुलिज्म की आइकॉन की नहीं नहीं, जगन मोहन रेड्डी के आने का कारण अलग है। वो अलग है। जगन मोहन रेड्डी को पॉपुलिज्म की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। हां, वो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है उसे पॉपुलिज्म की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वह तमाम किस्म के रैशनल डिस्कोर्स को ध्वस्त करते हुए आया है। आखिर में जो चीज मैं कह के ये बात खत्म करूंगा वो ये कि पॉपुलिज्म के लिए नई बहस, नए मुद्दे, नया नजरिया और नए किस्म का सिद्धांत शास्त्र बेहद जरूरी है। आप कृति को घटना बना के जब पेश करेंगे, नेता को जब महान नेता बना के पेश करेंगे, तो आप तय मान लीजिए आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी को और महान बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जीडीपी 2% के आसपास पहुंची है। आप 5 साल और मेहनत कीजिए, जीडीपी 0 हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का कंसर्न, नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का कंसर्न, केजरीवाल के पॉपुलिज्म का कंसर्न इकोनॉमी नहीं है। ममता बनर्जी के पॉपुलिज्म का कंसर्न इकोनॉमी नहीं है। और साहित्य में जो लेखक हैं, जो साहित्य में हर कृति को घटना बना रहे हैं और हर कृति को मूल्यवान बता रहे हैं और महान बता रहे हैं, उनका कंसर्न कृति की अंतर्वस्तु नहीं है। तो आप चेतन भगत तो पैदा कर सकते हैं, और एक नहीं दर्जनों चेतन भगत पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप एक प्रेमचंद नहीं पैदा कर सकते। आप अनेक कुकुरमुत्ते की तरह कवि पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक सुभाष मुखोपाध्याय या नागार्जुन पैदा नहीं कर सकते।
इसलिए मैंने कहा कि साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, राजनीति के लिए, पॉपुलिज्म के अंत के लिए, जो कि अब ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है, बस विकास तो खत्म हो गया। सारी दुनिया में अब न्यू लिबरलाइजेशन पिट चुका है। सारी दुनिया को अब यह बात बता दी गई है कि आर्थिक असमानता सबसे बड़ी वास्तविकता है। सारी दुनिया को यह मैसेज दिया गया है कि गरीबी सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अब नए विषय चाहिए, नया दृष्टिकोण चाहिए और नए किस्म की राजनीति चाहिए। ऐसी राजनीति चाहिए जो कि पॉलिटिक्स को नॉर्मल बनाए। ये जो पॉपुलिज्म की राजनीति है, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स को अस्त व्यस्त करती है। सो लौटेंगे अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स में, तो हमारे पास में एक नए विषय होने चाहिए, नया पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नई अल्टरनेट नीति होनी चाहिए, और इसी तरह हमारे पास में साहित्य का नया नजरिया भी होना चाहिए। ये जो घटना केंद्रित नजरिया, घटना केंद्रित होकर देखना, इससे आप अविवेकवादी जनता तैयार करते हैं, अविवेकवादी साहित्य वर्ग तैयार करते हैं। साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और पॉपुलिज्म का जो जनाधार है वह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह अविवेकवाद पर टिका हुआ है। आप अविवेकवाद के खिलाफ में कितना लिखते हैं और बोलते हैं, यहां से परीक्षा होगी। कुछ तो मैं अपनी प्रशंसा कर ही सकता हूं। मैंने जितना फेसबुक पर अविवेकवाद को लेकर लिखा है, हमारे दोस्त अगर उतना ना सही, आधा ही सही, 25% ही सही अविवेकवाद के खिलाफ में अगर लिखते, तो एक माहौल बनाने में मदद मिलती। इरेशनलिज्म आपको अभी भी पकड़ में नहीं आता और आपको एक गैर जरूरी मसला दिखाई देता है। पॉपुलिज्म की ये धुरी है, आइडियोलॉजिकल धुरी है अविवेकवाद, इसने अविवेकवादी जनता तैयार की है। अविवेकवाद पर जब तक आइडियोलॉजिकल अटैक नहीं होंगे और संगठित अटैक नहीं होंगे, आप जनता को विवेकवाद की शिक्षा नहीं दे सकते। उन्माद पैदा करके, अपने पक्ष में वोट की राजनीति करके आप अविवेकवाद को अगर दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो आप तय मान लीजिए आप भी उसी नरक में जाएंगे जिस नरक में ये लोग गए हैं। तो राजनीति के स्थिरीकरण के लिए, राजनीतिक माहौल के सुस्थिर वातावरण के लिए जरूरी है कि अविवेकवाद को चुनौती दी जाए। और पॉपुलिज्म की बजाय लोकतंत्र पर इंफेसिस हो, वोट की राजनीति की बजाय मुद्दे पर इंफेसिस हो, नीति पर इंफेसिस हो। नरेंद्र मोदी वोट की राजनीति पर जीत कर आए, केजरीवाल वोट की राजनीति पर जीत कर आए, ममता बनर्जी वोट की राजनीति पर जीत कर आई और उन्हें बहुमत मिला, बेशुमार बहुमत मिला, बेशुमार जन समर्थन मिला, लेकिन नीति के सवाल पर कोई बहस नहीं हुई। न नरेंद्र मोदी से किसी ने पूछा कि आपकी नीति क्या होगी, न केजरीवाल से पूछा और न ममता बनर्जी से पूछा। और यह जो नीति की विदाई है, यह सबसे बड़ी पॉपुलिज्म की असफलता है, और यही हमारे पराभव की एक बुनियादी वजह है कि इन तीनों के पास में कोई नीति नहीं थी। ये पॉपुलिज्म के कंधे पर सवार होकर आए थे, कोई नीति नहीं थी और न कोई नीतिगत बहस जनरेट की गई। और तीनों के अंदर जो सामान्य कॉमन चीज है वह है हिंदू सांप्रदायिकता। केजरीवाल के अंदर और केजरीवाल के राजनीतिक एजेंडे में हिंदू सांप्रदायिकता एक हिस्सा है। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कैंपेन में यह तो आपने बार बार सुना है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, मुस्लिम संतुष्टिकरण के लिए काम करती है, लेकिन आपने यह चीज नहीं जानते आप कि ममता बनर्जी ने वोट की राजनीति के लिए कैसे हिंदू सांप्रदायिकता के उपकरणों का इस्तेमाल करके हिंदू कंसोलिडेशन का काम किया। इन तीनों के अंदर यह हिंदू सांप्रदायिकता का एलिमेंट कॉमन है। संयोग की बात है कि दक्षिणपंथी राजनीति हिंदुस्तान में जो भी आई, जो भी उसके आइकॉन आए, जब भी आए, वो हिंदू सांप्रदायिकता के कंधे पर सवार होकर आए या फिर उसकी राजनीतिक पहलुओं को अपनी राजनीति में शामिल करके आए। तरीका बताऊं मैं आपको।
नवदुर्गा होती है ना, नवदुर्गा, आम आदमी पार्टी के लोग भी नवदुर्गा मना रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं। अब भाई ये बताओ मुझे कि जब तुम पंडाल लगाओगे, ममता बनर्जी भी पंडाल लगाएगी, तो फिर ये सांप्रदायिकता कहते किसे हैं? ममता बनर्जी ने 2011 में वोट लेने के लिए सबसे पहले 2011 में यही काम किया, उसके बाद में उन्होंने 16 में भी यही काम किया, 21 में भी वो यही काम करेंगे। आपको रोक सके तो रोक लीजिए। बंगाल में जगह जगह छोटे छोटे मंदिर हैं और मोहल्ले मोहल्ले मंदिर हैं। पोलिंग के ठीक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अचानक मालूम पड़ता है कि पूरे गली में भंडारा हो रहा है और खिचड़ी बन रही है और सब गरीबों को खिचड़ी खिलाई जा रही है। किसे कहते हैं सांप्रदायिकता? पोलिंग के दिन खिचड़ी बन रही है पूरे मोहल्ले में और जनता खाना खा रही है और वोट दे रही है जाके। किसे कहते हैं सांप्रदायिकता? समझने की चीज है ये कि पॉपुलिज्म के ये तीनों आइकॉन अपने पॉपुलिज्म को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू सांप्रदायिक राजनीति के उपकरणों का, प्रोग्राम का, एजेंडे का इस्तेमाल करते रहे। नरेंद्र मोदी तो खुल्लम खुल्ला करते रहे, इसलिए उसके डिटेल्स तो सबको मालूम है। केजरीवाल भी करते रहे। सो पॉपुलिज्म का एक पहलू यह भी है कि वे लगातार हिंदू सांप्रदायिकता के साथ में गलवैयां डाल के कोई गली में, कोई मोहल्ले में, कोई मंच पर, कोई पीछे, कोई आगे घूमता रहा है। सो पॉपुलिज्म का विकल्प अब खोजना होगा और वो डेमोक्रेटिक, नीति केंद्रित विकल्प ही हो सकता है। वो ऐसा विकल्प हो सकता है जिसमें कि जनता के अंदर जो अविवेकवाद पैदा किया गया है और अविवेकवादी सोच पैदा किया गया है, उसको सीधे ही चुनौती दी जाए। जब तक आप अविवेकवाद को एजेंडा नहीं बनाएंगे, आप तय मानिए आप नए विकल्प का निर्माण नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।